नमस्कार दोस्तों, अदमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज जो हम सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेके आए हैं, है ना, कि आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो पशु का, जैसे गोबर हो गया और जैसे मूत्र की बात हो गई, है ना, तो हम इनकी बात करें तो इनका हम उचित रूप से निस्तारण किस तरह से करें, तो उनकी आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। और हम एक और चीज देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है ना, कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझे और बहुत ही महत्वपूर्ण समझे, है ना। ये जानकारी आपके लिए बहुत उचित रहेगी, है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसका हम आज वो चीज हम आज स्टार्ट करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो आज जैसे बात करें, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या हो गया? जैविक अपशिष्टों का जैविक अपशिष्टों का निस्तारण निस्तारण। क्लियर। एक तो ये चीज पढ़ेंगे हम, है ना। और दूसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद, है ना। क्या देखेंगे? वर्मी कंपोस्ट खाद। क्लियर पॉइंट। तो आज हम इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। तो आज जो हम इसके बारे में आज शुरुआत करने वाले हैं, ये जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि आपका जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट। अगर बात करें इस वर्मी कंपोस्ट की, तो ये क्या होता है? अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें कि जितने भी कृषि के जो मतलब यानी कि अनयूजफुल जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जैसे कि भूसा हो गया, है ना, तो ये जितने भी अपशिष्ट होते हैं, है ना, तो इनका जो केचुए होते हैं वो क्या कर देता है? भक्षण कर लेता है। और भक्षण के बाद में वो क्या करता है कि उचित खाद का निर्माण करता है। और उचित खाद का जो निर्माण करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है केचुआ और कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। तो आपको पता होगा कि केचुए के द्वारा अपशिष्ट जो भी पदार्थ है उनका भक्षण किया जाता है, उसके बाद में खाद निर्माण होती है और उसी खाद को हम क्या कह देते हैं? वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर। डेफिनेशन लिखेंगे। केचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट, केचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर है ना, को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट या फिर खाद बनाया जाता है। जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्लियर पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट ये होता है, वर्मी का मतलब होता है केचुआ और कंपोस्ट का मतलब खाद, मतलब केचुए के द्वारा बनाएगी खाद, है ना।
केचुए के द्वारा बनाई गई खाद जो है ना, कंपोस्ट जो है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। क्लियर पॉइंट, ये यहां तक आपको क्लियर होगा सब चीजें। फिर अगर हम देखें कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट होता है, अगर इसमें ही हम बात करें कि पोषक तत्व कौन से होते हैं, पोषक तत्व, है ना, तो ये अगर पोषक तत्व क्यों महत्वपूर्ण है, हम जो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे वो हम ऑर्गेनिक खाद के रूप में करेंगे। और जो ऑर्गेनिक खाद होता है ना, जैसे कि ऑर्गेनिक जो खेती आजकल जो प्रचलित हो रही है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, इसमें पोषक तत्व कौन से होते हैं, एनकेपी। और एनकेपी का मतलब क्या है, एनकेपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। क्लियर पॉइंट। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है और फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 1.2 से लगाकर 1.5% होती है। क्लियर। और अगर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1.6 से लगाकर 1.8%। 1.8%। क्लियर पॉइंट। और फिर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो ये कितना होता है, 1 से लगाकर 1.5%। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जो फर्स्ट में हमने जब स्टार्ट किया तब देखा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, और वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले पोषक तत्व देखे, एनकेपी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, और वो कितनी कितनी मात्रा के अंदर मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर हम नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। क्लियर। अगर हम बात करें किसकी, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है ना, उसमें क्या होता है, ये जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा, एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा होती है वो इसमें कैसी पाई जाती है, पूछे तो अधिक पाई जाती है। क्लियर पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी मात्रा, एक्टिनोमाइसीटीज की। फिर अगर हम बात करें कि जो गोबर खाद होती है, कौन सी खाद, गोबर खाद। प्लांट को उगाने के लिए हम दो खादों का उपयोग करते हैं, और एक होती है आपकी जो घरेलू जो जितने भी पशु है उनसे प्राप्त होती है, वो तो होती है आपकी गोबर खाद। लेकिन केचुए के द्वारा, है ना, केचुए के द्वारा जो घास फूस वगैरह है, जो मिट्टी है, उसका पाचन करके जो खाद बनाई जाती है उसको हम कंपोस्टिंग खाद, जो वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो गोबर खाद होती है, जो गोबर खाद होती है, इसमें जो एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। क्लियर। इसीलिए आज का जो प्रचलन चला है वो किसको लेके चला है,
वर्मी कंपोस्ट को लेके चला है ना। खेतों में किसका उपयोग किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आपका मतलब यानी कि यूं देखें कि करंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की उर्वरता की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी को सुधारा जा सकता है इससे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, केचुए के प्रकार की, किसकी बात कर रहे हैं, केचुए के प्रकार की, है ना। तो केचुए जो होते हैं वो उनकी जो प्रजाति होती है, इस नेचर के अंदर जो प्रजाति होती है ना, इस प्रकृति के अंदर जो प्रजाति होती है इसकी, वो 700 स्पीसीज है ना, 700 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जो लाभकारी जितने केचुए हैं वो कितने हैं, तो देखें तो 293 जो प्रजाति है ना, वो कैसी है, लाभकारी है ना, कैसी है, लाभकारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखा कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट जो केचुए के द्वारा जो खाद बनाया जा रहा था, उसमें एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी। क्लियर। फिर हमने बात करी जो गोबर खाद होती है उसमें जो एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, तो कम होती है। फिर हमने बात करी कि जो केचुए के जो प्रकार होते हैं, है ना, तो इस पूरी सृष्टि के अंदर अगर केचुए की स्पीसीज देखी जाए तो 700 स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 293 जो स्पीसीज है वो लाभकारी स्पीसीज है, जो कि कृषि कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाती है, जैसे मिट्टी को सुधारना। क्लियर। फिर बात करें हम नेक्स्ट, फिर हम इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में जो बात करेंगे कि जो आपके जो केचुए पाए जाते हैं जो लाभकारी, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। मतलब हम लिखें कि मुख्यतः 3 प्रकार के केचुए अधिक लाभकारी होते हैं। क्लियर पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के जो केचुए होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, अधिक लाभकारी होते हैं। इसमें जो पहले प्रकार का जो है उसको हम बोलते हैं एपीजिक। क्या बोलते हैं, एपीजिक। एपीजिक कहते हैं। और अगर दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोजिक। और अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, डायोजिक। मतलब यहां पर हमने 3 प्रकार के केचुए, जो लाभकारी जितने केचुए थे, स्पीसीज कितनी थी, 293 स्पीसीज थी। उसमें से अगर हम देखें तो जो केचुए जो लाभकारी केचुए हैं वो हम 3 भागों में विभाजन करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक तो होता है एपीजिक, एक होता है इंडोजिक और एक होता है डायोजिक। अब हम देखें कि जो ये एपीजिक होता है ये क्या होता है। अगर हम बात करें किसकी, एपीजिक की बात करें तो एपीजिक जो होता है, जो केचुआ एपीजिक प्रकार का, वो कितने गहराई में मिलता है, तो वो मिलता है आपको 1 मीटर की गहराई तक। क्लियर। एक चीज ये ध्यान रखनी है इसके बारे में, और क्या ध्यान रखेंगे इसमें, ये क्या करते हैं ये वाले केचुए, कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। क्लियर। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि एपीजिक में ही हम बात करें तो जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं,
क्या बनाते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तो इसको बनाने के लिए भी यही प्रजाति उपयोग में ली जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में इसी प्रजाति का उपयोग किया जाता है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करें, किसकी बात करें? इंडोजिक की, है ना। तो ये इंडोजिक होता है, वो क्या होता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये आपका इंडोजिक होता है, ये मतलब भूमि के अंदर क्या बना देते हैं? गहरी सुरंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गहरी सुरंग बना देते हैं। और सुरंग की बात करें तो कितना? 3 मीटर से अधिक। क्लियर? ये ध्यान रखना है। फिर बात करें कि ये जो है, ये वाला जो प्रकार है, इसमें ये जो कृषि अपशिष्टों को कम खाते हैं, ये लिखना है। कृषि अपशिष्टों को कम खाते हैं। क्लियर? फिर हम बात करें, ये वाले जो इंडोजिक है, ये अगर कृषि अपशिष्ट को नहीं खाते तो किसको खाते हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि ये किसको खाते हैं? मिट्टी को अधिक खाते हैं। क्लियर? तीनों चीजें समझ में आ गई। फिर हम बात करें, किसकी बात करें? डायोजिक की बात करें। तो ये जो डायोजिक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर डायोजिक के बारे में हम बात करें तो डायोजिक जो है वो 1 से लगाकर 3 मीटर की गहराई पर मिलते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे? ये वाली जो श्रेणी है, ये एपिजिक व इंडोजिक के मध्य की श्रेणी होती है। क्लियर? मतलब यहां पर हमने जो केचुए थे, जो लाभकारी केचुए थे, इनको 3 भागों में विभाजन करके पढ़ा। जो सबसे पहला था तो उसको एपिजिक बोल रहे थे, दूसरा था इंडोजिक बोल रहे थे, फिर तीसरा कौन सा था? डायोजिक। और हम एपिजिक किसको बोल रहे थे? जो कितनी गहराई पर मिल रहा था केचुआ? 1 मीटर की गहराई पर मिल रहा था। किसको खा रहा था? कृषि अपशिष्ट पदार्थों को खा रहा था, है ना। ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, तब किसका उपयोग किया जाता है पूछा जाए तो कौन सा? एपिजिक का उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट? यहां तक आपको ध्यान होगा, है ना। किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में तो एपिजिक का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडोजिक की। तो इंडोजिक की अगर हम बात करें तो इंडोजिक की बात करें तो भूमि के अंदर ये गहरी सुरंग बना लेते हैं, लगभग कितने? 3 मीटर से अधिक, है ना। ये ध्यान रखना है। फिर बात करें कि ये किसको नहीं खाते हैं? जो कृषि अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उसको कम खाते हैं। खाते तो हैं लेकिन कम मात्रा में खाते हैं। लेकिन बात करें किसको अधिक खाते हैं? तो मिट्टी को ये अधिक खाते हैं। फिर हम तीसरी बात करें कि जो डायोजिक है वो 1 से लगाकर 3 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। क्लियर? 1 से लगाकर 3 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो डायोजिक जो प्रकार है, ये किसके बीच की श्रेणी है? तो एपिजिक और डायोजिक के बीच की श्रेणी है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़े तो एक आपकी प्रजाति है और उस प्रजाति का नाम है आइसिनिया फोइटिडा। क्लियर? क्या नाम है स्पीसीज का? आइसिनिया
फोइटिडा, है ना। तो राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रजाति है ना, वो कौन सी है? आइसिनिया फोइटिडा। राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त केचुए की प्रजाति, सबसे उपयुक्त केचुए की जो प्रजाति है वो कौन सी है? आइसिनिया फोइटिडा। इंपॉर्टेंट, क्लियर। एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, फिर और क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान रखेंगे कि हम पूछे कि ये जो आइसिनिया होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है। तो लेंथ की बात करें, है ना, और लेंथ की बात करें 3 से लगाकर 4 इंच का होता है। क्लियर। फिर बात करें इसका वजन लगभग, तो वजन कितना होता है? तो 0.5 से लगाकर 1 ग्राम। क्लियर, ये ध्यान रखना है। फिर बात करें हम रंग की, तो किस रंग की होती है ये स्पीसीज? तो लाल रंग की होती है। क्लियर। जब बारिश होती है तब जो प्रजाति निकलती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी लाल रंग की होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो प्रजाति है ये इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो प्रजाति है इसमें अगर हम बात करें तो जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ। क्लियर। और एक होता है आपका मिट्टी। क्लियर। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये 90%, और मिट्टी की बात करें तो कितना? 10%। और इतनी परसेंटेज में ये खाते हैं, है ना, खाद को खाते हैं। किसको खा रहे हैं? ये कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। कितना? 90%। और मिट्टी को कितना परसेंट खाते हैं? 10%, है ना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। हमारे राजस्थान में एक प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम क्या है? आइसिनिया फोइटिडा। क्लियर। राजस्थान में जो सबसे उपयुक्त केचुए की जो प्रजाति है वो भी कौन सी है? आइसिनिया फोइटिडा। इसकी लेंथ की बात करें तो 3 से लगाकर 4 इंच का होता है, और वजन की बात करें तो 0.5 से लगाकर 1 ग्राम इसका वजन होता है, और रंग की बात करें तो लाल रंग का होता है। और जो अगर हम बात करें कि कार्बनिक पदार्थ का भक्षण ये 90% करता है, और बात करें मिट्टी का कितना भक्षण करता है, तो 10% मिट्टी का भक्षण करेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। फिर हम आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े तो आप लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। क्लियर। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो तापमान, नमी के बाद में हम बात करते हैं एवं खाद्य पदार्थों की उपयुक्त परिस्थितियों के केचुए 4 सप्ताह में, कितने सप्ताह में? तो 4 सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं। क्लियर। ये ध्यान रखना है,
तापमान, नमी और खाद्य पदार्थों की उपयुक्त परिस्थिति में जो केचुए होते हैं वो कितने सप्ताह में बात करें तो 4 सप्ताह के अंदर क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और वयस्क होकर क्या करने लग सकते हैं, प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। क्लियर, एक ये चीज ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि जो केचुआ होता है, क्या होता है, केचुआ जो होता है वो अगर हम बात करें तो 2 से लगाकर 3 कोकून देता है। क्लियर, 2 से लगाकर 3 कोकून देता है। कोकून की बात करें तो गुच्छा है ना, गुच्छा किसका, तो अंडों का गुच्छा। और अगर हम बात करें कि एक कोकून में कितने अंडे होते हैं तो बात करें तो 3 से लगाकर 4 अंडे होते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है ना। फिर अगर हम बात करें तो एक प्रजनन में केचुआ, एक प्रजनन में जो केचुआ होता है वो 6 माह में, 6 माह में कितने केचुए, 250 केचुए पैदा कर सकता है। क्लियर, तो यहां पर मैंने क्या चीज बताई, जो केचुआ होता है वो 2 से जब प्रजनन करने योग्य हो जाता है तब 2 से लगाकर 3 कोकून का निर्माण करता है। और एक कोकून में कितने अंडे होते हैं, 3 से लगाकर 4 अंडे होते हैं। और अगर हम बात करें कि एक प्रजनन में बात करें कि जो केचुआ होता है वो 6 माह में कितने केचुए का निर्माण पैदा कर सकता है, तो 250 केचुए को पैदा कर सकता है। क्लियर, इतनी प्रजनन क्षमता इनमें पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि जो वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसको बनाने की क्या विधि होती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। क्लियर, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो केचुए जो होते हैं, क्या होते हैं, केचुए एक तो क्या करते हैं, एक हम बात करें क्या करते हैं, एक तो प्रजनन कर रहे हैं, है ना, और एक क्या कर रहे हैं, खाद्य निर्माण, है ना, खाद्य निर्माण कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इन दोनों परिस्थितियां कब बनेगी, कब निर्माण करेगी और कब प्रजनन करेंगे, मतलब बात करें कि जो केचुए होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रजनन करेंगे तो जो मिट्टी मतलब जितने भी ये घास फूस की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भक्षण कर पाएंगे, है ना, प्रजनन करेंगे, बहुत सारे केचुए हो जाएंगे, तो वहां पर कैसा खाद बन जाएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा। तो इसके लिए जो उपयुक्त जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो बात करें कि 30% तो क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से लगाकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। क्लियर पॉइंट, इतना आपको ध्यान रखना है इस केचुए के बारे में। और उपयुक्त जो क्यारी बनेंगे केचुए के निर्माण के लिए, केचुए के प्रजनन के लिए, तो उपयुक्त जो क्यारी का जो साइज होता है वो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें लंबाई की तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लगभग 40 से लगाकर 50 फीट की क्यारी होनी चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो 3 से लगाकर 4 फीट। क्लियर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि उचित जो परिस्थिति में अगर हम किसका निर्माण करवाएंगे, तो वर्मी कंपोस्ट का अगर निर्माण करवाएंगे तो लिखिए यहाँ पर 60 दिन में जो कंपोस्ट होगा वो बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे उचित परिस्थितियों में
उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट उचित परिस्थितियों में वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में? 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट जब उसको उचित परिस्थिति, कैसी परिस्थिति? 30% नमी और कितना 25 से लगाकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर इनको मिल जाए तो कितने 7 दिन में ये वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और क्यारी की अगर साइज पूछे तो इतनी है। और बात करें कि ये जो केचुए होते हैं क्या करते हैं, या तो फिर इसको प्रजनन करवाते हैं या फिर क्या करते हैं, खाद निर्माण करेंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि नेक्स्ट है ना कि वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, अगर वर्मी कंपोस्ट के लाभ की बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या लाभ हो जाएंगे कि ये जो आपका जो नॉर्मल जो गोबर खाद होता है ना, उसकी तुलना में अगर बात करें तो ये जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है तो वो उत्तम श्रेणी का होता है, बहुत अच्छा होता है। और अगर खेती की बात करें तो जब खेती करते हैं तो इस ये वाले खाद का अगर उपयोग किया गया है तो पैदावार भी कैसी होगी, अच्छी होगी। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट देशी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ किस्म का होता है। क्लियर? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट का जब हम यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज उपयोग है ना, और जब हम इसका उपयोग करेंगे तो जो मृदा होगी उस मृदा का जो जल धारण जो क्षमता होगी है ना, वो क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी है ना। तो मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि। और क्या लाभ होंगे, तो अगर लाभ की बात करें तो बात करें कि इसको कहां यूज, जैसे बात करें कि खेत में जो खरपतवार होते हैं है ना, जब हम इस वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं और यूज करने से क्या होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार क्या होंगे कि जो अब हमारी जो फसल हो गई है, फसल जो उगाई है, उसके अलावा जो प्लांट मतलब बात करें कि अनयूजफुल जो प्लांट उगे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेगा, जो वर्मी कंपोस्ट है ये खरपतवार उगाने से एक तो बचाएगा। क्लियर? खरपतवार नहीं उगेंगे। और अगर हम बात करें कि जो दीमक का जो प्रकोप होगा, दीमक का प्रकोप वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना, कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना, या तो फिर खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट में अगर बात करें कि जो केचुआ होता है वो किसका स्त्राव करता है, तो वो स्त्राव करता है ऑक्सिन नामक पदार्थ का स्त्राव करता है। ऑक्सिन का
स्राव, है ना, ऑक्सीजन का स्राव करता है ना। ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है आपका हार्मोन, क्या है, हार्मोन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस ऑक्सीजन का अगर पूछे कि क्या काम है, तो इसको ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि व रोग रोधी क्षमता को क्या कर देते हैं, तो इंक्रीज कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने सबसे पहले बात करी कि जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है वो देसी खाद की तुलना में कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। उससे जो पैदावार होगी जो फसल की वो बहुत अच्छी होगी। फिर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करी कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसका अगर उपयोग करते हैं तो जो मृदा होगी उसकी जल धारण क्षमता भी क्या हो जाएगी, तो उसकी जल धारण क्षमता भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर पॉइंट। फिर हमने बात करी कि हम जब वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं तो यूज करने से जो खरपतवार होंगे और जो दीमक जो लगती है प्लांट्स के अंदर, तो उनका जो प्रकोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने से क्या होगा, फसल का अच्छा उत्पादन होगा। फिर हमने बात करी कि जो केचुआ होता है उसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है और केचुआ जो होता है वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन है। और अगर हम बात करें कि जो ये ऑक्सिन हार्मोन है इसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में भी यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर जो रोग जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने भी क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो प्रयोग विधि होगी वो क्या, मतलब हम बात करें कि प्रैक्टिकल हम इसको कैसे यूज करें, तो हेडिंग डालेंगे प्रयोग विधि। क्लियर, प्रयोग विधि। और इसमें हम बात करें तो खेत की तैयारी के समय कितना 2.5 से लगाकर 3 टन, है ना, प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करना है। क्लियर, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि इसको कब उपयोग करें, तो इसको हमें कब उपयोग करना है, तो हम बात करें कि इसका जब उपयोग करेंगे तो वो हमें जुताई से पहले करना है ना। कब उपयोग करेंगे, तो जुताई से पहले। क्लियर। फिर हम बात करें कि जो खाद्यान्न जो फसल होती है, खाद्यान्न फसलों में बात करें, खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों में 5 से लगाकर 6 टन, कितना, 5 से लगाकर 6 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करना चाहिए। क्लियर। और कब उपयोग करना है वो तो यहां समझा ही दिया है कि जुताई से पहले उपयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर कितना टन, 2.5 से लगाकर 3 टन का उपयोग करना है। और अगर हम बात करें खाद्यान्न फसलों, है ना, मतलब खाद्यान्न जो फसलें हैं, है ना, उसमें अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर कितना यूज करना है, 5 से लगाकर 6 टन। फिर अगर हम बात करें
कि एक वर्ड आता है आपका कंपोस्ट, और कंपोस्ट क्या होता है, क्या होता है कंपोस्ट। तो इस कंपोस्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्टिंग एक क्या है, जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है ना, जिसमें एरोबिक एवं एनारोबिक वायवीय व अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। यह पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, तो कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट कहलाता है। क्लियर, मतलब हम बात करें कि कंपोस्टिंग क्या होता है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस, ये जो कंपोस्टिंग है ये एक कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। और इसमें जो ये जीवाणु होंगे वो क्या करेंगे, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनको या तो फिर एरोबिक के माध्यम से या फिर एनारोबिक के माध्यम से या तो फिर वायवीय या फिर अवायवीय के माध्यम से पदार्थों को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में जो सड़ा गला जो पदार्थ बनता है, उसी सड़े गले पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोस्ट कहते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम बात करें कि कंपोस्ट बनाने की विधि, कंपोस्ट बनाने की विधि, अगर कंपोस्ट बनाने की विधि देखें तो हम इसमें सबसे पहले जो विधि पढ़ते हैं वो है इंडोर विधि। क्लियर। फिर हम जो दूसरी पढ़ते हैं वो विधि कौन सी हो जाएगी, बेगलोर विधि। और जो तीसरे प्रकार की जो विधि है वो है आपकी नेडेफ विधि। क्लियर। और ये जो विधियां हैं, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोर विधि की। इंडोर विधि। क्लियर, इसकी हम चर्चाएं करेंगे। और अगर हम बात करें कि इस विधि का सबसे पहले जिक्र किसने किया था, तो इसका जो जिक्र किया था, इसका किया था ए होवार्ड। किसने किया था, ए होवार्ड। तथा और कौन था एक व्यक्ति था यशवंत डी वार्ड। क्लियर। तो इन दोनों लोगों ने इसका जिक्र किया था, ठीक है ना। कहां पर किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट
प्लांट न्यूट्रिशन कहां पर है? इंदौर में। क्लियर? कब किया था? तो 1924 से लगाकर, है ना, कब किया था? 1924 से बात करें 1931 के मध्य। क्लियर? ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। और हम बात करें किसकी? बेगलोर विधि की। किसकी बात करेंगे सेकंड नंबर पर? तो सेकंड नंबर पे जो बात करेंगे वो है आपकी बेगलोर विधि। और इस बेगलोर विधि का जो जिक्र किया था वो किसने किया था? तो बेगलोर विधि के बारे में बात करें तो इसका जो जिक्र किया था वो किया था C.N. आचार्य ने। किसने किया था? C.N. आचार्य ने जिक्र किया था। और इनका संबंध है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है वो कहां पर है? तो बेंगलोर के अंदर है। कहां पर है? बेंगलोर में है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि यह एक अवायवीय विधि है। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम बात करें कि यह जो बेगलोर विधि है इसको हम बोलते हैं खाद्य निर्माण की शहरी विधि। क्लियर पॉइंट? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडोर विधि है उसका जिक्र ए हार्वर्ड और यशवंत डी बार्ड ने किया था। और इनका संबंध इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन जो कहां पर है? इंदौर के अंदर है। और बात करें कब जिक्र करी तो 1924 से लगाकर 1931 के मध्य, है ना, इस पर वर्क किया था। फिर बात करें कि बेंगलोर विधि C.N. आचार्य ने जिक्र किया था। कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां है? बेंगलोर के अंदर है। और ये एक कैसी विधि है? तो एनारोबिक विधि, अवायवीय विधि है। और बात करें कि इस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? खाद्य निर्माण की शहरी विधि के नाम से भी उपयोग कहा जाता है इसको। और जो शहरी विधि है ना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्यधिक शहर के अंदर उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नेडेप विधि। तीसरे नंबर की कौन सी है? नेडेप विधि। और इस विधि का जो जिक्र किया था वो किसने किया था? एक कृषक ने किया था, एक किसान ने किया था। और उस किसान का नाम क्या है? उस किसान का नाम है नाडेप काका। नाडेप काका। क्लियर? और इन्होंने इसका जिक्र किया। और इनका संबंध अगर पूछे कि इस नाडेप काका का संबंध कहां से है तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से है। कहां से है इनका संबंध? महाराष्ट्र से है। ठीक है? फिर इन्होंने बताया कि जो कंपोस्ट जो खाद होती है ना, कौन सी खाद? कंपोस्ट जो खाद होती है, कैसी खाद? कंपोस्ट। उसमें क्या क्या मिलेंगे पोषक तत्व? तो पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और बात करें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी तो 0.5 से लगाकर 1.5%। और अगर हम बात करें कि हम जो फास्फोरस होगा वो कितना हो जाएगा तो 0.5 से लगाकर 0.9%। और बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम की मात्रा कितनी हो जाएगी 1.2 से लगाकर 1.4%। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर 3 विधियों का जिक्र किया। पहली विधि थी इंडोर विधि, दूसरी विधि थी बेंगलोर विधि और तीसरी जो विधि है वो कौन सी है? नाडेप विधि। और इसको सबसे पहले जो महाराष्ट्र के अंदर एक कृषक था नाडेप काका, उनके द्वारा ये विधि समझाई दी थी और बताया था कि जो कंपोस्ट होता है कंपोस्ट जो होता है उसमें पोषक तत्व की मात्रा होती है ना। इस तरह से उन्होंने समझाया था। और पोषक तत्व भी कौन से? NKP। क्लियर?
फिर अगर हम बात करें कि इसका यूज कैसे करें, यूज उपयोग, किसकी बात करी, उपयोग की। तो यूज की बात करी तो जो हमारी फसल होती है, तो अगर हम फसल में बात करें तो 10 से लगाकर 15 टन प्रति हेक्टेयर इसको यूज किया जाना चाहिए। फिर हम बात करें सब्जियों की, सब्जियों में अगर बात करें तो कितना, 20 से लगाकर 25 टन प्रति हेक्टेयर। क्लियर, इतना यूज किया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें, अगर इसका उपयोग हम कर रहे हैं तो कितने कितने समय पहले करना है, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व उपयोग करें। क्लियर, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें, देखो उपयोग की बात की, तो उपयोग की हमने जब बात करी तो जो उपयोग में अगर बात की तो जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फसल की। तो फसल में कितना उपयोग किया जाना चाहिए, 10 से लगाकर 15 टन प्रति हेक्टेयर। और अगर बात करें सब्जियों में अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो 20 से लगाकर 25 टन हेक्टेयर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और कब उपयोग करें ये पूछे तो जब भी हम फसल की क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उससे 3 से 4 सप्ताह पहले इसका उपयोग कर लेना चाहिए। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक आपका वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम है रेड रिंग। ये रेड रिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि ये रेड रिंग क्या होता है। तो हम बात करें कि कृषि में पशु अपशिष्ट, कृषि या फिर पशु अपशिष्ट जितने भी होते हैं, है ना, जैसे हम बात करें कि हो सकता है वो रक्त हो सकता है वो मांस हो, है ना, और हो सकता है पंख हो, और हो सकता है क्या हो, हड्डी हो, है ना, किसकी, पशुओं की। तो इनको जो रिसाइकल करने का जो तरीका है, रिसाइकल करने का तरीका है ना, और इनसे क्या हो जाएगा, है ना, जब रिसाइकल करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो ये पशु चारा जो होता है, पशु चारा या फिर बात करें उर्वरक के लिए क्या हो जाते हैं, उपयुक्त, इसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करें इसका यूज कहां कहां करें, कैसे कैसे किया जाता है। जैसे हम बात करें कहां कहां किया जाता है, तो बात करें साबुन में, बात करें कहां पर, पेंट में, है ना, बात करें कहां पर, मोमबत्तियों में, मोम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें किसमें, प्लास्टिक, फिर बात करें किसमें, रबर बनाने में, है ना, आदि उत्पादों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका उपयोग करते हैं, फसल में ध्यान रखना है, सब्जियों के अंदर ध्यान रखना है। फिर हमने एक वर्ड की बात करी, रेड रिंग क्या कहलाता है, तो कृषि में जो पशु के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे बात करें रक्त हो गया, जैसे बात करें मांस हो गया, पंख हो गया किसी पक्षी के, हो सकता है हड्डी हो, है ना, इन सभी को जो रिसाइकल करने का जो तरीका है, उससे हम जो पशु चारा या फिर उर्वरक के लिए भी इसको उपयुक्त माना जाता है। और बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो साबुन में किया जाता है, पेंट में किया जाता है, मोमबत्ती, प्लास्टिक, रबर आदि में इसका उपयोग किया जाता है।
क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, टॉपिक डालेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। क्लियर, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण गोबर मूत्र का उचित निष्पादन। क्लियर, अगर हम बात करें कि जो भी जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, या फिर बात करें कि गोबर मूत्र, है ना, मतलब जो पशु होते हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या फिर गोबर होगा या फिर मूत्र होगा, है ना, और जो चारा होता है उसमें मिक्स होकर, है ना, मिक्स हो जाते हैं, और वो क्या कहलाता है, वो सारा अपशिष्ट ही है। क्लियर। और अगर हम बात करें जैविक अपशिष्ट ऐसे जो बात करें हम जैसे कि जैविक मतलब यानी कि जीव, है ना, जिसमें जीव हो, है ना, तो जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से अगर बात करें तो प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, है ना, उसमें रेस्पिरेशन की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी होती है, एक्सक्रिएशन भी होता है, रेस्पिरेशन प्रक्रिया भी होती है, सारी होती है, मतलब वो कैसा है, सजीव है। और अगर हम बात करें जैविक अपशिष्ट, और जो भी जैविक अपशिष्ट है जैसे प्लांट या फिर सब्जी के हो गया, है ना, जो भी आपके अपशिष्ट है उसका निस्तारण कैसे करें, तो वो यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम बात करें जैविक कचरा कौन सा होता है, जैविक कचरा, सबसे पहले बात करें कि जैविक कचरे के बारे में तो जाने कि जैविक कचरा होता क्या है। अगर बात करें कि फल व सब्जियों के छिलके हो गए। क्लियर। और अगर बात करें कि जानवर का मलमूत्र, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करें कैसी पत्तियां, सूखी पत्तियां। फिर अगर बात करें और कौन सा होता है, तो पेड़ों की डालियां। क्लियर। तो जो जैविक कचरा होता है वो कौन कौन सा हो जाएगा, फल व सब्जी के छिलके, जानवर का मल मूत्र, सूखी पत्तियां, पेड़ों की डालियां। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो भी जैविक कचरा है इसको हम क्या करते हैं, एक गड्ढे में क्या कर देते हैं, गड्ढे में दबा देते हैं। क्या कर देते हैं, गड्ढे में दबा देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे, गड्ढे में दबा देंगे। और दबाने के बाद में अगर देखें कितने माह तक, 2 से 3 माह बाद, 2 से 3 माह बाद, है ना, 2 से 3 माह बाद क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो वो परिवर्तित हो जाएगा आपका जैविक खाद में, है ना, किसमें चेंज हो जाएगा, जैविक खाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद। क्लियर, समझ में आ गई बात। क्या समझ में आई, मतलब जो जैविक कचरा था, है ना, फल था, सब्जी के छिलके थे, जानवर का मल मूत्र था, सूखी पत्तियां थी, पेड़ों की डालियां थी, उनको क्या करेंगे, गड्ढा लेंगे और गड्ढे में दबा देंगे। और 2-3 माह बाद देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ऑर्गेनिक खाद, जिसे हम जैविक खाद के रूप में भी जानते हैं। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर हम आगे बढ़े कि ये जो जैविक खाद बनने की जो प्रोसेस है ना, जो भी प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं
कंपोस्टिंग, क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं कि गोबर मूत्र का उचित निष्पादन। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, क्लियर, कैसे करें? तो हम बात करें कि हम बात करें कि जो भी आपके जीवांश खादे हैं, है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा किसके बारे में, जीवांश खादे, जीवांश खादे बनाने की विधि एवं प्रयोग, क्लियर, विधि एवं प्रयोग। तो बात करें किसकी बात करें, गोबर खाद की। किसकी बात कर रहे हैं हम, गोबर खाद की बात कर रहे हैं। तो गोबर जो खाद होता है वो क्या करते हैं हम, जो भी घरेलू पशु है, घरेलू पशु, है ना, इस घरेलू पशु, जैसे हम घरेलू पशु कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, और कौन से, बैल हो गया, फिर बात करें भेड़ की, और हम किसकी बात करें, बकरी की, और बात हम किसकी करें, ऊंट की, है ना। तो ये कैसे पशु है, ये घरेलू पशु है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करें मलमूत्र से सनी बिछावन, मलमूत्र से छनी बिछावन, जैसे भूसा, चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, और हम किसकी बात करें, है ना, और हम किसकी बात करें, है ना। तो ये जितने भी है, जैसे कि हम बात करें कि जो चारा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं गड्ढों में सड़ाकर तैयार करते हैं। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी घरेलू पशु है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, है ना, तो इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, है ना, तो जो अपशिष्ट होंगे तो उनके लिए जो हम बात करें, जो मलमूत्र से जो सनी बिछावन होती है, जैसे हम बात करें भूसा हो गया, चारा हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां, है ना, तो उनको क्या करेंगे, गड्ढों के अंदर दबा देंगे, है ना, फिर उसको क्या करेंगे, उसको सड़ा के फिर तैयार करेंगे, क्लियर। तो ऐसी खाद को हम क्या बोलते हैं, गोबर खाद के नाम से जानते हैं, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें गोबर खाद में जो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, गोबर खाद में मुख्य घटक की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोबर, और अगर हम बात करें दूसरे की तो वो हो जाएगा आपका मूत्र, और तीसरे नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिछावन, क्लियर है ना। इसकी बात करते हैं। फिर अगर हम सबसे पहले अगर बात करें किसकी, गोबर के बारे में बात करें, तो गोबर के बारे में बात करें तो इस गोबर के अंदर क्या होता है, एनकेपी होता है, क्या होता है, एनकेपी होता है। और हम बात करें किसकी, एन की,
नाइट्रोजन की तो उसकी मात्रा कितनी होती है 0.5। और बात करें पोटेशियम की तो इसकी मात्रा कितनी होती है 0.5। और बात करें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है तो 0.25%। तो ये चीज आपको गोबर के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्या बात करें कि जो मूत्र होता है, क्या होता है, जो मूत्र होता है तो उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि ये जो मूत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका यूरिया। नाम सुना होगा यूरिया के बारे में। और यूरिया होता है आपका NH2CO NH2, ये होता है आपका यूरिया। क्लियर। ये होता है आपका यूरिया होता है और ये कहां पाया जा रहा है मूत्र के अंदर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे यूरिया कितना परसेंटेज तो 2% पाया जाता है ना। और हम बात करें और क्या पाया जाता है तो और पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पूछे नाइट्रोजन कितना परसेंट तो पूछे तो 0.4 से लगाकर 1.35% पाया जाता है। और बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस कितना पाया जाएगा 0.05 से लगाकर 0.10%। क्लियर। अगर बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम कितना पाया जाएगा 0.5 से लगाकर 2.5%। क्लियर। तो ये मूत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मूत्र जो होता है उसमें एक मुख्य अवयव पाया जाता है जिसको यूरिया के नाम से जानते हैं। उसका परसेंटेज मूत्र में कितना होता है 2% होता है। और क्या क्या मिलता है तो NKP मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्लियर। तो और उनकी मात्रा ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें कि बिछावन, है ना, जो तीसरा हमने पढ़ा था वो क्या था बिछावन, बिछावन, है ना। तो ये जो बिछावन होता है वो क्या होता है ना, पशुओं के मूत्र को शोषित करने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रख लेना है। जैसे घास फूस जो भी होगी वो क्या कर लेगी, वो करेगी जो भी मलमूत्र है उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, है ना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को बिछावन कह रहे हैं। क्लियर। तो गोबर की खाद में जो पोषक तत्व होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर हम बात करें कि गोबर की खाद में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं तो बात करें, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस, एक होता है पोटेशियम, एक होता है कैल्शियम, एक होता है मैग्नीशियम, और कौन सा होता है तो सल्फर, और होता है आपका आयरन, और कौन सा होता है तो हम बात करें कॉपर कौन सा तांबा, जस्ता, जिंक, और क्या होता है तो मैंगनीज। तो इतने पोषक तत्व आपके कहां पर पाए जा रहे हैं गोबर की खाद में। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, फिर आयरन, फिर कॉपर, जिंक और लास्ट में मैग्नीज। ये सारे पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं, गोबर खाद में पाए जाते हैं। और हमने देखा कि बिछावन क्या होता है वो भी हमने यहां पर समझ लिया है। फिर अगर हम बात करें कि जो गोबर की जो खाद बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है तो लिखेंगे हेडिंग के अंदर कि गोबर की खाद तैयार करने की विधियां।
गोबर की खाद तैयार करने की विधियां, है ना। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी विधियां उपयोग में ली जाती है, तो सबसे पहले बात करें तो जो वर्तमान में जो प्रचलित है, वर्तमान में एक तो प्रचलित विधि है उसको उपयोग में लेते हैं। दूसरी बात करें कि संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि, क्लियर। और तीसरी बात करें हम किसकी बात करें, एक जो होती है वो होती है हमारी ट्रेंच विधि। तो ओनली आपको नाम ध्यान रखने हैं कि गोबर विधि को तैयार करने की कौन कौन सी विधि होती है, तो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है आपके ट्रेंच विधि, एक होती है संशोधित गड्ढा विधि, और एक होती है वर्तमान प्रचलित जो कि हम गड्ढों के अंदर डाल देते हैं, क्लियर। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें कि पशु आवास में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो बात करें पशु आवास, पशु आवास से दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, क्लियर। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका गोबर, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, मूत्र। भली भांति आप जानते हैं इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें कि पशुशाला की, पशुशाला की बात करें तो जो पशुशाला होती है ना, उसमें किस प्रकार से ठोस व तरल, ठोस की बात करें तो गोबर और तरल की बात करें तो मूत्र, है ना। अपशिष्टों का उचित निष्पादन अगर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तब क्या हो जाएगा, है ना। पशुशाला के अंदर अगर हम इसका उचित निष्पादन नहीं करें तो क्या क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीमारियां फैलेगी। क्या फैलेगी, बीमारियां फैलेगी, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। वो बीमारियां कैसे फैलेगी, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ अगर पशुशाला के अंदर रहेंगे, है ना, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। आसपास जो भी पशुशाला है ना, वहां पर जो जहां पर ये गोबर और मूत्र पाया जा रहा है, वहां पर कीटाणु और जीवाणु का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कीटाणु और जीवाणु से क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें, किसकी बात करें, कि हम बात करें कि यदि ठोस या तरल अपशिष्टों का उचित प्रकार से निष्पादन किया जाए, तो कौन कौन सी चीजें होती है वो, अगर उचित प्रकार से हम निष्पादन कर सकते हैं तो कौन कौन से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो एक होता है आपका कार्बनिक खाद बनाना, कार्बनिक खाद बनाना। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि थेपड़ी क्या होते हैं, कंडे, थेपड़ी या कंडे बनाना, क्लियर। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड होता है आपका बायोगैस बनाना। और अगर हम बात करें फोर्थ तो वो हो जाएगा
रासायनिक विधि के द्वारा भी हम उसका उचित निष्पादन कर सकते हैं, है ना। एक तो हम बात करें कि या तो फिर जो गोबर और जो मूत्र है उसका हम क्या कर दें, एक तो हम कर दें कि उसका ऑर्गेनिक खाद बना ले, और अगर हम बात करें कि क्या उसका उपयोग किसमें कर ले, थेपड़ी या फिर कंडे बनाने में कर ले, और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, ईंधन में करते हैं, है ना, खाना बनाने में करते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें बायोगैस, है ना, फिर हम बात करें रासायनिक विधि के द्वारा। तो हम बात करें कि अगर हम बात करें इस रासायनिक विधि में कौन कौन सी चीजें उपयोग में लेते हैं, तो हमें क्या बात करना है, मतलब यानी कि वहां पर जितने भी कीटाणु होंगे वहां पर किसका छिड़काव कर देंगे, रसायनों का छिड़काव कर देंगे। तो कौन कौन से रसायन उपयोग में लेते हैं वो आप ध्यान रखें। एक होता है आपका BHC और एक होता है आपका DDT। BHC होता है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और एक होता है आपका डाइक्लोरो ट्राई क्लोरो इथेन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्राई बेंजीन इथेन होगा, है ना। ट्राई बेंजीन इथेन, इसको चेक कर लेना, है ना नाम। फिर अगर हम बात करें किसकी, रासायनिक विधि के अंदर ही हम बात करें तो किसका उपयोग किया जाता है, बोरेक्स का। किसका उपयोग किया जाता है, बोरेक्स का। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पर कीटाणु क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर बायोगैस की बात करें, इंपॉर्टेंट बायोगैस, तो अगर हम बात करें किसकी बात करें, बायोगैस की बात करें, तो जो ये बायोगैस होता है ये हमारे कहां पर काम आती है, तो ये बात करें हम रोशनी के काम आती है, लाइट में। क्लियर, फिर हम बात करें इसका और उपयोग कहां करते हैं, ईंधन के रूप में। क्लियर, फिर हम बात करें कि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं उनके स्थान पर इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बायोगैस का। फिर अगर हम बात करें कि ये जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस होती है, हम क्या करेंगे, जो गोबर का तो हम कितना ले लेंगे, गोबर और हम बात करें पानी, है ना, तो गोबर का तो हम 1 अनुपात और पानी का 4 अनुपात मिलाकर हम इसकी मिक्सिंग करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं, और प्रोसेस के बाद में जो उत्पन्न होती है वो कौन सी गैस है, बायोगैस होती है। क्लियर, और हम बात करें कि जो बायोगैस होती है ना, उसमें जो इसका जो पीएच रखा जाता है, तो पीएच की बात करें 6 से लगाकर 8 होता है, और अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर तापमान की बात करें तो 30 से लगाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इस बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो हम बात करें मुख्यतः सबसे पहले अगर बात करें तो एक पाई जाती है आपकी मीथेन, है ना, मीथेन होती है आपकी CH4, है ना, क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन। और एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में बात करें तो एक गैस होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। फिर हम बात करें
कि और कौन कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन भी होगी, और ऑक्सीजन के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा आपको यहाँ पर, और कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगी देखने को। क्लियर। लेकिन बात करें सबसे ज्यादा मात्रा में बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो बात करें कि जो मीथेन होती है वो 55% मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 30% मिलेगी, और अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की तो कितना परसेंट, तो 1%। क्लियर। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से गोबर गैस है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। फिर बात करें हम कीटनाशक। अगर हम बात करें कीटनाशक की तो पशुओं के मूत्र व नीम के पत्तों को सड़ाकर फसलों व सब्जियों के लिए कार्बनिक कीटनाशक भी तैयार किए जाते हैं। ये आपको नोट लगाकर लिख लेना है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि जैविक अपशिष्ट का निस्तारण और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में देखा कि वर्मी का मतलब होता है केचुआ और कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। मतलब केचुए के द्वारा जो कृषि अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे वो पचाएंगे, और पचाने के बाद में जो खाद तैयार हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंपोस्ट खाद बोल रहे हैं। और कंपोस्ट खाद में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं एनकेपी, और उनकी मात्रा ध्यान रखनी है। फिर हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसमें एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और बात करें एक सामान्य खाद, और सामान्य खाद में अगर देखें तो एक्टिनोमाइसीटीज की जो मात्रा होती है वो कम होती है। सामान्य खाद की बात करें तो गोबर खाद। फिर हमने देखे कि केचुए के प्रकार है ना, केचुए भी हमारे जो सृष्टि है ये पूरी है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना, तो इसमें 700 प्रजातियां केचुओं की पाई जाती है। उसमें से जो 293 जो प्रजातियां है वो बहुत लाभकारी प्रजातियां हैं। और इसके बाद में बात करें कि ये जो लाभकारी जो भी केचुए हैं ये भी 3 प्रकार के हैं। उसमें देखा एक एपीजिक और एक इंडोजिक और एक डायोजिक। और हमने देखा कि ये जो एपीजिक है ये कृषि अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं, और इसी प्रजाति से हम क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और बात करें इंडोजिक की तो ये हम बात करें कि ये जो इंडोजिक होता है ये किसको नहीं खाते हैं, इसको ये कृषि अपशिष्ट पदार्थों को बहुत कम मात्रा में खाते हैं, और अधिक किसको खाएंगे, मिट्टी को खाएंगे। और बात करिए एक डायोजिक की तो ये कितनी गहराई पर मिलता है, 1 से लगाकर 3 मीटर की गहराई तक मिलता है। और एपीजिक और इंडोजिक इन दोनों की मध्य की श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो डायोजिक हो जाएगी। फिर बात करी हमने एक हमारा एक स्पीशीज थी केचुए की, आइसिनिया फोइटिडा है ना, ये राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त केचुए की प्रजाति मानी जाती है। और अगर इसकी लेंथ देखें तो 3 से लगाकर 4 इंच की होती है। वजन की बात करें तो 0.5 से लगाकर 1 ग्राम की होती है। और बात करें रंग कैसा होता है तो लाल रंग होता है। और बात करें कि कार्बनिक पदार्थ कितना % खाते हैं, मिट्टी कितना % खाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ तो 90% खाते हैं और मिट्टी 10% खाते हैं। ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है। फिर हमने बात करी कि जो ये जो तापमान, नमी और खाद्य पदार्थों की उपयुक्त परिस्थितियों में केचुए कितने 4 सप्ताह में
क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं और उसके बाद में क्या करने योग्य हो जाते हैं, प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। और हमने बात करी कि एक जो केचुआ होता है वो 2 से लगाकर 3 कोकून को देता है और एक कोकून में कितने अंडे होते हैं, 3 से लगाकर 4 अंडे होते हैं। और बात करें कि एक रिप्रोडक्शन में, तो बात करें कि 6 माह में ये कितने पैदा कर सकता है केचुए, तो 250 केचुए पैदा कर सकता है। तो ये आपको जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। और यहाँ पर जो केचुए हैं, है ना, जो केचुए हैं हम किसमें, एक तो प्रजनन करवा रहे थे और खाद्य निर्माण में उपयोग में ले रहे थे। उसके लिए उपयुक्त जो फेवरेबल जो कंडीशन देंगे वो 30% तो मॉइस्चर होनी चाहिए और 25 से लगाकर 30% क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। और क्यारी की बात करें तो कितनी क्यारी उपयुक्त रहेगी, तो लंबाई की बात करें तो 40 से लगाकर 50 फीट तो लेंथ होनी चाहिए और 3 से 4 फीट क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो और हमने बात करी कि अगर उचित परिस्थितियों में अगर वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हम मतलब तैयार करवा रहे हैं तो कितने दिन में, 60 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। फिर बात करें हम वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ हैं, तो हम बात करें कि जो देशी खाद थी, जो गोबर वाली खाद थी, उस खाद की तुलना में ये कैसी होती है, श्रेष्ठ किस्म की कंपोस्ट होती है। फिर बात है वर्मी कंपोस्ट का अगर यूज हम मृदा के अंदर करते हैं तो मृदा की क्या हो जाएगी, जल धारण जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो जो खरपतवार और दीमक का जो प्रकोप होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। फिर बात कर रहे थे जो केचुआ है वो एक हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था, वो हार्मोन था आपका ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन तो आप जानते ही हैं, इसको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इस पौधों में एक तो वृद्धि करने में सहायक होगा और रोग रोधी क्षमता भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने बात करी कि कितने कितने उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि कंपोस्ट के बारे में हमने 3 विधियां देखी, इंदौर, बेंगलोर और नेडेप। किसने दी थी वो भी हमने देखी, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है। फिर हमने बात करा नेक्स्ट हमने बात करी कि हम जो ये जैविक अपशिष्ट है उसका निस्तारण कैसे करें, है ना। जो जैविक कचरा है वो कौन सा होता है वो देखा, है ना। फिर हम बात करें कि जो ये प्रोसेस पूरी करवाई थी हमने जैविक खाद बनाने तक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है वो चीज हमने देखी, कंपोस्टिंग, है ना। फिर हम बात करें कि उचित प्रकार से निष्पादन कैसे करें, फिर हमने गोबर खाद क्या होता है उसके बारे में देखा। और फिर उसमें मुख्य घटक कौन कौन से पाए जाते हैं वो उनके बारे में हमने देखा। फिर मूत्र के अवयव के बारे में देखा, उसमें क्या पाया जा रहा था, यूरिया पाया जा रहा था। कितना % पाया जा रहा था, तो 2% पाया जा रहा था। फिर हमने बिछावन की बात करी, फिर हमने गोबर की खाद के में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनकी बात की। फिर हमने बात की गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो इंपॉर्टेंट आपको ट्रेंच विधि के बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करें हम पशु आवास में जो पाए जाते हैं, 2 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, गोबर और मूत्र, है ना। और पशुशाला का हम किन तरीकों से ध्यान रखें, कैसे साफ सफाई रखें। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं यहाँ से आपके मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। और यहाँ पे जो भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखिएगा। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।